मैं सबसे पहले हरियाणा प्रदेश वासियों को और आज मेरे सामने बैठे सभी पत्रकार चाहकार साथियों को, मेरे साथ में मेरे अजीज बहुत ही सम्मानित आपके बीच में पहले भी मृत्युंजय तरह कार्य किया सुदेश कटारिया जी, माननीय मनोहर लाल जी के साथ आज ये दिल्ली में भी अटैच है, यहाँ भी अटैच थे। मैं मकर संक्रांति और लोहड़ी की आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का जो विशेष जो आप सबको जो बुलाकर निमंत्रण दिया है, संत गुरुदास जी महाराज की 649वीं जयंती उमरी कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय और सरकारी तौर पर मनाई जाएगी। इसके मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी होंगे और दूसरे मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री करनाल लोकसभा से सम्मानित सांसद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी होंगे और उसमें अध्यक्षता मेरी रखी गई। तो इसलिए सहयोगी तौर पर सुदेश कटारिया जी मेरे साथ पैरेलल काम करेंगे, क्योंकि मैंने अभी पीछे आपको पता है कि ऑपरेशन कराया था, चलने में भी थोड़ा दिक्कतबाजी, फिर भी उस तकलीफ को मैं महसूस ना करते हुए मैं कोशिश करूंगा जो काम मैं पहले करता था उससे भी ज़्यादा संत गुरुदास जी महाराज की जयंती मनाने के लिए हम काम करें। आज भारतीय संस्कृत दूत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर भी उन्हें सत सत में नमन करता हूँ। और हरियाणा सरकार धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पावन धारा पर आगामी 31 जनवरी को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित करने जा रही है, जो सरकारी तौर पर होगा और मुख्य अतिथि मैंने आपको पहले अवगत करा दिए गए। संत महात्मा गुरु और महापुरुष न केवल एक हमारी अमूल्य धरोहर है, बल्कि हमारी प्रेरणा भी है। ऐसे महान विभूतियों के शिक्षा पूरे मानव समाज की धरोहर है। उनकी विरासत को संभालने संयोजने की जिम्मेदारी हम सब पर ही बनती है। हमारे समाज में संत महात्मा गुरु हुए हैं। हमारी सरकार संत महापुरुष विचार प्रसार सम्मान योजना के तहत संतों और महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। हमारा उद्देश्य है कि नई पीढ़ी उनके जीवन के कार्यों की प्रेरणा और मार्गदर्शन करे। हमने महर्षि कश्यप जी, भगवान महर्षि वाल्मीकि जी, भगवान परशुराम जी की जयंती, संत कबीरदास जी की जयंती, गुरु तेग बहादुर जी की जयंती, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस, गुरु गोरक्षनाथ जी की जयंती, संत शिरोमणि सेन जी महाराज जी की जयंती, धन्नाराम भगत की जयंती, ज्योतिबाई फुल्ले की जयंती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हमने राज्य स्तर पर समय समय पर मनाने का हमने हरियाणा सरकार ने काम किया है। इसके साथ इसी कड़ी में 31 जनवरी को कुरुक्षेत्र में जो उमरी है, कुरुक्षेत्र के साथ अटैच है, 5.5 एकड़ जमीन जो माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, नायब सैनी जी भी मुख्यमंत्री बन चुके थे, हमारे समाज का सम्मान करते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आज आंकलन करें तो कह सकता हूँ कम से कम 40-50 करोड़ की ज़मीन है वो दी थी। और हरियाणा विधानसभा बजट में भी उसमें 5 करोड़ का प्रोविजन भी किया था कि इसकी हम शुरुआत करते हैं। लेकिन अब वहाँ पर सरकार के सहयोग से बहुत भव्य वहाँ छात्रावास भी होगा, धर्मशाला भी होगा, गुरु का स्थान भी होगा, जिससे देश के
लाखों लोग जो जयंती समारोह में आते हैं, वैसे आते हैं, उन सभी को आने का अवसर मिलेगा। अच्छा भव्य तरीके से हम उसको बनाएंगे और उसको चलाएंगे। और विशेष तौर से आने वाले हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है, उसको भी शिक्षा दीक्षा मिलने में उस छात्रावास में जो गरीब बच्चे हैं पढ़ करके अपना जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। 14वीं शताब्दी के अवरीत हुए संत स्वामी गुरुदास जी उन महान संतों के अग्रणी थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज के व्यापक बुराइयों को दूर करने में भूमिका निभाई थी। गुरु जी का जन्म माँ पूर्णिमा काशी के उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी प्रशंसनीय हैं। उनका व्यक्तिगत पूर्णिमा की चंद्रमा की तरह शीतल व उज्जवल था। उनकी वाणी, आदर्श और शिक्षाएं अजर अमर है और सदा मानवता मार्गदर्शन करती रहेंगी। गुरुजी के बचपन से ही दयालु, परोपकारी, साधु संतों के साथ सत्संग किया करते थे। वे स्वयं मधुर और भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे, जिन्हें सुनकर लोग भाव विभोर हो जाते थे। संत गुरुदास जी महाराज जी किसी जाति या संप्रदाय के गुरु नहीं थे, वे पूरे मानव जाति के पंथ प्रदर्शक थे। वे कहते थे कि मनुष्य जन्म या व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता। मनुष्य तो सामाजिक हित व सदैव व्यवहार और परोपकार जैसे गुणों को महान बनाता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कथन है, संत रविदास जी ऐसे संत थे जिन्होंने मजहब, पंथ, विचारधारा, सीमाओं नहीं बांधा जा सकता। रविदास जी सबके हैं और सबके रविदास जी कहे हैं। उन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में सभी को मिले अन्न और सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। इसलिए इस वाणी के माध्यम से उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा राज चाहता हूं कि सभी को अन्न मिले, और वो कार्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया था। जो रविदास जी ने जो वाणी की थी, रविदास रहे प्रसन्न, जिससे तो सभी में सम बसे और रैदास रहे प्रसन्न। तो इसलिए आज हम गुरु जी की जयंती मनाने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, और मैं पूरे प्रदेशवासियों से ये अपील करूंगा, सर्व समाज से, सभी संस्थाओं से, कि इसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर के हम गुरु जी का जन्मदिन भव्य तरीके से मनाएं, जिससे कि सब उनके दिखाए हुए हम रास्ते पर चल सकें, जो समाज को उन्होंने रास्ता दिखाया है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सर, प्रदेश में या इसको लेकर इन्विटेशन भी दिए जाएंगे? हाँ, इसके लिए हम सभी, हमारे जितने संस्थाएं हैं, न कि केवल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संत रविदास जी महाराज संस्था, महर्षि वाल्मीकि कबीरदास संस्थाएं, उन सभी में तो जाएंगे। इसके अलावा भी और भी जो संस्थाएं हैं, और भी हम उन सभी को इसमें विशेष आमंत्रित करेंगे, और हम तो संत जनों को भी वहाँ पर एक मंच पर अलग से बिठाएंगे, जिससे वो भी हम उनका मार्गदर्शन कर सकें, ले सकें, उनके आशीर्वाद ले सकें। ऐसी हमारा योजना है। कांग्रेस आजकल ये कह रही है कि भाई आप महात्मा गांधी का नाम हटा रहे हैं मनरेगा से, क्योंकि आपका विभाग एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो मनरेगा के काम देखता है। अब ये जो नई बीबीजी और राम जी योजना लागू हो रही है, इसको लेके कांग्रेस को क्या जवाब देंगे? वो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी से बीजेपी वालों को प्यार ही नहीं है, वो केवल दिखावे की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर महात्मा गांधी को खासकर योजनाओं से परे करने की कोशिश कर रहे हैं। महात्मा गांधी को पूरा देश सम्मान करता है, भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है, करेगी। लेकिन राम जी का नाम लेना, मैं कह सकता हूं, कांग्रेस के अलावा देश में कोई ऐसा व्यक्ति आपको कहने को नहीं मिलेगा कि हम राम का नाम ना लें। हम जब सुबह उठते हैं, हम राम का नाम लेते हैं।
जब हम किसी कठिनाई में होते हैं तब राम का नाम लेते हैं। आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी थोड़ी चोट लग जाए तब जाओ कहते हैं राम जी। तो हम सबको केवल राम ही नजर आता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो मनरेगा स्कीम, जो एक गरीब परिवार है उनको सहायता, वो भी भगवान की कृपा से उनको मिल रही है और मिलेगी। मेरे सवाल इससे हटके है, वो जो आपकी उपमंडल और जिला बनाने के लिए समिति थी, अब ये बताएं कि किस कगार पर है जो नए जिला बना था? क्या परिसीमन कोई बाधा है उसमें? कब तक, जैसे हांसी को तो घोषणा होगी, बना दिया गया, बाकी जिले कब तक घोषित किए जाएंगे? जो हमारी आकार समिति थी जिसमें मुझे मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने जो बतौर चेयरमैन जिम्मेवारी थी, मेरी पालना सदस्य थे, श्याम सिंह राणा विपुल गोयल सदस्य थे और होम सेक्रेटरी सदस्य थे। हमने रेगुलर मीटिंग की है। लगभग मैं कहता हूँ 75 से 80 दरखास्त हमारे पास आई थी। कुछ गांव को तो हमने जो 42 किलोमीटर सब डिवीज़न दूर पड़ते थे, जिला दूर पड़ते थे, उनको भी पहले सरकार से मंजूरी हमने रिकमेंड करके भेज दिया, सरकार ने उनको कर दिया है। और हमारे पास विशेष तौर से सीरियस 4 जिलों की बार बार बात आ रही थी, लेकिन वैसे 11 जिलों की हमारे सामने बात आई थी, जिसमें हांसी, गुहाना, टब्बावाड़ी, मानेसर, असंस और सफेदों, 4-5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट से जो कि लगातार हमारे विधायक और इलाके के लोग हमें अप्रोच कर रहे थे। तो उसमें अप्रोच की कोई बात नहीं, उसमें क्राइटेरिया तय था कि जो सब डिवीज़न बनेगा उसमें कितनी तहसील होनी चाहिए, सब तहसील होनी चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट बनेगा उसमें कितने डिवीज़न होने चाहिए, उसे एक क्राइटेरिया था। तो जो क्राइटेरिया जो पूरा किया तो उसी हिसाब से, क्योंकि माननीय मनोहर लाल जी की भी अनाउंसमेंट थी और फिर नायब सैनी जी ने भी अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम हांसी को निश्चित तौर से जिला बनाएंगे। तो हमने उसमें नारनौंद और हांसी 2 विधानसभा को लेकर के 97 विलेज की हमने उसको जिला बनाया है। और इस कमेटी की वैलिडिटी 31 दिसंबर थी, क्योंकि 1 जनवरी से इलेक्शन कमीशन के आदेशानुसार तो सेंसिस का काम शुरू हो चुका है और जो 2029 में डिलिमिटेशन होगा उससे पहले ये प्रोसेस शुरू होता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन कब हमें इजाज़त देगा कि दोबारा से, क्योंकि जब डिलिमिटेशन होता है उसके बीच में किसी भी इलाके को, गांव को उसमें तब्दील किया जा सकता है, और तब सरकार वो करेगी जब इलेक्शन कमीशन हमें डायरेक्शन देगा। अब वो कमेटी अस्तित्व में है या नहीं है? उस कमेटी की वैलिडिटी 31 दिसंबर तक की थी, लेकिन वो सरकार उसके बारे में आगे फर्दर कोई नोटिफिकेशन करेगी या क्या करेगी तो ये माने कि जब ये 2029 में परिसीमन पूरा होगा उसके बाद ये अब नए जिले या उपमंडल या जो भी बनना है तब बन पाएंगे? नहीं, इसके बाद जब भी कोई नया परिसीमन बनता है उसमें रिटायर्ड जज को, हाई कोर्ट जज को लगाते हैं। जब वो अपना कार्य पूरा करेंगे तो उसके बाद तो उसमें तो सरकार अपना इंटरव्यून करके, क्योंकि लोगों को सुविधा ना हो, सुविधा के अनुसार, क्योंकि उसमें पॉपुलेशन भी देखनी होती है, अभी ऐसी पॉपुलेशन किसी में कितनी, तो उसके हिसाब से जो नई सीटें बढ़ेगी उनकी संख्या के आधार पर भी कुछ रिजर्व भी करनी है। और कोई छोटा ना पड़े, कोई बड़ा ना पड़े, जो बड़े जब जैसे फरीदाबाद है, गुड़गांव है, उसमें 2.5, 3, 3.5, 3 लाख वोट है, तो नेचुरल है तो उनमें सीट बढ़ेगी। अच्छा ये बताओ कि जो आपने जिलों के नाम गिनाए उनकी सिफारिश कमेटी ने कर दी थी सरकार को कि इनके बना दिया जाए? नहीं, उसमें हमने ये क्राइटेरिया था हमारा, जो भी कोई जैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, डीसी जिसकी रिकमेंडेशन आएगी हम उसे कंसीडर करेंगे। हमने कैंसिल भी किया। तो ये तो इसके अंदर तो बाकी तो और जगह से आए तो क्राइटेरिया पूरा करते थे, यानी वो हासिल के अलावा नहीं, उसमें अभी क्राइटेरिया का जब तक हम आपको ये नहीं बता सकते तो कैसे पूरा होगा, क्योंकि हम किसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी गाँव जोड़ भी सकते हैं
घटा भी तो अभी सकते वो थे, pending बढ़ा है, भी सकते थे, वो pending पेंडिंग मान के चलो, उनका भी काम नहीं हुआ। उसमें काम नहीं है, उसमें हमारे को पूरा अधिकारत था। उसमें जैसे असम या गोहना है तो उसमें कमी कहाँ कहाँ थी? सफेदों में तो उसमें अभी कराए थे, उसमें सब डिवीजन उनका अभी कितना सब डिवीजन, उसमें पॉपुलेशन का भी है, भी इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, तो इसमें पॉपुलेशन का भी रहता है। तो मेरे हिसाब से वो क्राइटेरिया अभी पूरा नहीं करे जो पॉपुलेशन होनी चाहिए एक जिला बनाने की। लेकिन सामान्य भाषा में कहें तो 2029 तक जो है जब तक की डिलिमिटेशन होगी, उससे पहले आपकी कमेटी का जो कार्यकाल है वो खत्म हो गया, क्योंकि 31 दिसंबर आप बता रहे थे, तो ये माना कि 2029 तक कोई नया जिला नहीं नहीं, बनेगा। ऐसा कुछ नहीं। जब हमारे इलेक्शन कमीशन और परमिशन देगा तो जो हमारा डिलिमिटेशन कार्य पूरा हो जाएगा तो उसके बीच में नहीं सर, सरकार का फिर वो जब अधिकार। तक डिलिमिटेशन का काम नहीं पूरा होता आपके और उसमें वो नहीं क्लेश पड़ेगा, क्योंकि वो डिलिमिटेशन का अपने हिसाब से उनको कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ानी है, कम करनी है। अगर आपकी पॉपुलेशन की काउंटिंग नहीं, उसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से डायरेक्शन है, जो भी कोई हमारा जज लगेगा उस सभी पार्टियों के उसमें कमेटी के, तो उस कमेटी का एक जनप्रतिनिधि कोई भी लगाए, हर पार्टी अपना एक व्यक्ति नियुक्त करेगी। उसके बाद वो पब्लिक के ऑब्जेक्शन भी लेते हैं, पब्लिक को भी सुनते हैं और सरकार को भी सुनते हैं। डिलिमिटेशन आपके वाली कमेटी की क्या है? हमारी कमेटी का 31 दिसंबर तक था, ये आगे सरकार 29 के बाद ही देखेंगे आप। उसके बाद सरकार देखेगी। सरकार बीच में भी जब 29 तक तो आपकी कमेटी अब नहीं है ना। नहीं, इसके बारे में मैं कैसे कह सकता जी, हमारे सरकार को बना सकते हैं मतलब। सरकार रिपीट भी कर सकती है, दोबारा काम करने के लिए भी जिम्मेदारी लगा सकती है, लेकिन को हमारे पास कोई कैंसिल का कोई मैसेज थोड़ा है। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इस कमेटी 31 दिसंबर तक अपना कार्य कर सकती है, जो भी कार्य करना है। एक और अवैध खनन शिवालिक क्षेत्र में है, तो ये क्या प्रतिबंध कुछ कम हुए हैं आपकी, या कितने मामले पकड़े गए? बहुत अवैध खनन हो रहे हैं, इस पे रोक लगाना क्या करें? इसके लिए माइनिंग के मामले में मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि जिस प्रकार से लोग ट्वीट भी करते हैं और बयानबाजी भी करते हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद हमने रेवेन्यू को बढ़ाया है, हमने 1100 करोड़ तक टारगेट था, आपके बार हमने 1400 करोड़ का रखा है। उसके बाद अभी हमने जो दूसरे प्रदेशों से जो माइनिंग का काम चलकर, सपोज राजस्थान से कोई गाड़ी आती थी, उसने दिल्ली में जाकर रॉ मटेरियल डालना है, सड़कें हमारी टूटती थी, कोई हमें एक पैसा भी नहीं मिलता था, जबकि 55 MT अलाउड है, उससे 100 टन 80 टन इस प्रकार से लाते थे। अब हमने ISTP हमने लगा दिया है, यदि कोई गाड़ी बाहर से ओवरलोड आएगी उस पर 80 रुपये पर MT हम उस पर फाइन भी कर सकते हैं, और वो हमारा ISTP देकर वो तब प्रदेश से गुजरेगी। अभी हम उसके लिए मैंने अपने अधिकारी बुलाए हैं, इसमें सख्ती करेंगे। हम नाकेबंदी हमने लगाई भी है, हमने अभी 39 हमने पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी डेपुटेशन पे मांगे हैं, जिससे कि हम नाकाबंदी करके सख्ती से हम कंट्रोल कर सकें, क्योंकि हमारे पास केवल गार्ड थे, इन्फोर्समेंट अलग है। इन्फोर्समेंट नाके लगाने के बजाय वो घूमती रहती है, तो इसलिए हमने डेपुटेशन पर 39 हमने कर्मचारी कैबिनेट में जो कई ठेकेदार जो है जिनकी पेनल्टियां लग चुकी थी, जिन्होंने अपनी परमिशन से ज्यादा काट लिया और उन ठेकेदारों पे करोड़ों रुपए का जुर्माना भी लग गया था, लेकिन ऐसा ही जो केस पंचकुला एरिया में है ठेकेदार को नाम तो मतलब उसमें ठेकेदार पे कार्रवाई कर रहे हैं जो इसलिए जो मेरे संज्ञान में आता है, अब जिस प्रकार से मैंने सोनीपत में एक मेरे मामले में संज्ञान आया था, जो हम जैसे बारिश का समय होता है, हम मई जून के बाद हम 3 महीने के लिए माइनिंग बंद हो जाती है, तो उससे पहले हम माइनिंग वाला या कोई आम व्यक्ति कोई MDL का लाइसेंस ले, 1 लाख टन ले, 2 ले, 5 ले, जिसकी जितनी सामर्थ्य है हम उसको अलाउड कर देते हैं। उससे एक्सेस यदि कोई करे, उसमें विभाग कार्य करता है। तो मेरे नोटिस में एक माइन आई थी
मैंने तुरंत प्रभाव से, जब तुम बीमार होते बेड पे होते हुए, मैंने तुरंत आदेश दिया। सेम डे ही मैंने मेजरमेंट करा करके 21 करोड़ का जुर्माना उन कंपनियों पर लगाया और जो उनका स्टॉक था उसको सीज कर दिया और इरवाना जो वहाँ से लेकर माल जाते हैं उनको सस्पेंड कर दिया। ये कौन सी कंपनी कहाँ की है? ये कौन सी कंपनी है, कहाँ की है? ये सोनीपत की थी। क्या नाम था? उसमें नाम में तो 2-3 फर्म है। सर हमारे एक साथी ने उसमें एक का नाम था जलकोआ। सर हमारे साथी ने पूछा कि 2025 में कितने मामले आपके पास है जो अवैध खनन, अभी हाल ही में करनाल, पानीपत, ये जो यमुना की बेल्ट है उसमें इसके लिए जो हमने जुर्माना, जो हमने इलीगल जो गाड़ियां पकड़ी हैं उनको बाकायदा हम जुर्माना वसूल करते हैं। मैं टोटल डिटेल अभी मेरे पास है नहीं, टोटल डिटेल भी आप मांगेंगे। हमने 1 साल में कितनी गाड़ियों का चालान किए, कितने रेवेन्यू चालान से आया है, वो भी मैं आपसे अलग से बता दूँ। 4-5 दिन में, हाँ जी, 5 दिनों में क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस? हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेली कर सकता हूँ, लेकिन 1 to 1 नहीं करूँगा। कितने सर एक सवाल था सर, ये जो 42 मंत्री जी, किताब का जो पैसा आता है, गाँव को मिलता है, उसकी किस बहुत देरी से मिलती है? सेक्शन के बाद 21 आती है, क्या डिमांड में देरी होती है? नहीं, उसके लिए पैसा जाने के बाद यूसी जब तक ना आए, क्योंकि केंद्र से जो हमारा जो आता है फंड आता है, जब तक स्टेट की तरफ से केंद्र से जो पैसा उनका यूसी ना जाए तो अगली किस्त से तभी जारी होगी ना जब यूसी यहाँ से जाएगा स्टेट की तरफ से। मंत्री जी एक चीज स्पष्ट करो, वो आपकी टेक्निकल लैंग्वेज एमटी को समझ आ रहा है, मीट्रिक टन होगा, हाँ, बाकी पता नहीं है कि नहीं है। यही है। आईएसपीटी क्या है और जो आपने टेक्निकल टर्म की है वो स्टैंड किसके लिए स्टैंड कर रही है? वो आईएसपीटी क्या है? आईएसपीटी का मतलब ये है कि जो इलीगल जो माइनिंग जो माइनिंग जो हो रही है ये टैक्स के रूप में लेंगे। आईएसपीटी हाँ, टैक्स पर टन। और दूसरा, जब से आपने नाकों वाली जो बात बताई है ये रोकने की, हाँ, नाके तो तब लगेंगे जब पुलिस वाले हाँ, मिलेंगे। अभी तक ये जो ओवरलोडिंग या उसमें कोई जुर्माने हुए हैं? हाँ, हुए हैं। कितने हुए? इसके लिए मैं डिटेल दे दूंगा। जैसे हमारे कोई फौरी तौर पे नहीं, देखो मैं ऑथेंटिक बात तभी कहूँगा जो जितने किए, लेकिन हुए हैं। सबसे ज्यादा नारनौल दादरी साइड में ISTP से हमें पैसा अभी आ रहा है और अभी यमुनानगर में भी इन्हें तो इसी वीक से शुरू किया। पंचकुला नहीं, ये इस साइड से, लेकिन मैं अभी आज आया हूँ। मैंने अपने कमिश्नर को आज बुलाया है, तो आज बुला करके मैं सख्ती से इसमें अभी कार्रवाई मंत्री जी, करें। एक बात है कि जब इलीगल माइनिंग की बात होती है तो सरकार ये कहती है कि हमने इतने जुर्माने किए, इतनी जगहों को कंपाउंड किया, लेकिन ये एक्चुअल में रुकती तो है नहीं। ये तो नेक्सस है बहुत बड़ा। इस नेक्सस को कैसे तोड़? देखो, सरकार का फर्ज है रोकना, रोकेंगे, लेकिन कई बार जैसे मैन पावर की, अब एक गार्ड है 24 आवर, एक गार्ड से कोई एक गाड़ी वाला रुक नहीं पाएगा जब तक पुलिस का नाका नहीं लगेगा, जब तक हम रोक नहीं पाएंगे। उसमें ज्वाइंट होगा, हमारे गार्ड भी होंगे, हमारा कर्मचारी भी होगा और पुलिस भी होगी। अब खाली एक गार्ड को डंडा लेकर हम बैठा दें तो रात को 50 गाड़ी आ रही है तो 50 लोगों के सामने एक गार्ड क्या करेगा? ये नाके कब से लगाए जाएंगे? मैंने अभी आपके सामने जो कैबिनेट हुई थी, कैबिनेट में अप्रूव हो चुका है, तो उसमें तो आपने किस लेवल के पुलिस वाले मांगे? कांस्टेबल ही मांगे हैं? नहीं, इसमें जो इंस्पेक्टर लेवल का सब इंस्पेक्टर है, ये सही कांस्टेबल, ज्यादा ड्यूटी देने वाले का ही रहेगा, जिसमें ये सही कांस्टेबल 39। पंचायत का जो बजट आ रहा है, इसमें आप स्पेशल पंचायत के बजट के लिए कुछ आपने अलग से कोई रणनीति बनाई है? हाँ, इसके लिए हमारे अधिकारियों ने इसके लिए पूरा तैयारी की है और मैं माननीय मुख्यमंत्री से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, माननीय मनोहर लाल जी भी ऐसे करते थे, तो व्यापारी वर्ग से जाकर उन्होंने डिस्कस किया, किसानों से आज कल मुख्यमंत्री कर रहे हैं, चाहे हमारे हर वर्ग से वो जाकर के वो बात कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो बजट है एक सुंदर बजट बने, प्रदेशवासियों की जो सुझाव है उस बजट में हम शामिल करके उस काम पर चले, जिससे लगे
कि प्रदेश का जो बजट बना है प्रदेश हित में बना है। सर, इस धन्यवाद। दूषित पानी को लेकर विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया क्या? हुआ है। दूषित पानी को लेकर कि प्रदेश में जो जलघर है उनमें बहुत दूषित पानी है। कुमारी शैलजा ने भी ये मुद्दा उठाया है कि लोग जहरीला पानी पीने पर मजबूर हैं। इसलिए पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट हमें पूरे प्रदेश में पानी देता है, नगर निगम पानी देता है। और हमारे जो रिवर कनाल बेस जो हमारे जो टैंक बड़े होते हैं उन पर डोजिंग पंप भी होते हैं जो उनमें डोजिंग करते हैं जिससे कि पानी क्लैरिफायर हो। हमारा क्लैरिफायर लगे हुए हैं, क्लैरिफायर पानी वहाँ उसको शुद्ध करके आगे भेजता है। लेकिन जो डीप ट्यूबवेल है उसका समय समय पर उनकी सैंपलिंग होती रहती है। जो किसी बोर में नीचे के पानी में भी कोई कमी तो तुरंत सरकार उसको बंद कर देती है। तो पानी के ऊपर विशेष सरकार का ध्यान है कि क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भी ये मोटो था कि पूरे प्रदेश में हर घर में नल से जल मिले और स्वच्छ जल मिले, उस पर सभी प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। हरियाणा सरकार उसमें बहुत अग्रणी होकर काम कर रही है। धन्यवाद। अच्छा, एक और बात ये बताओ कि आपके माइनिंग डिपार्टमेंट में स्टाफ पूरा है, जितनी पोस्ट सैंक्शन है वो है आपके? इसमें नहीं, इसमें अभी लोग बैक है, उसको उनको सम पूरा करेंगे। और फिलहाल हमने जो ये नाकों के लिए जो डेपुटेशन पुलिस मंगाई, लेकिन उनको भी हम जल्दी फिलअप करने के लिए मंजूरी लेंगे। सर, आप 39 पुलिस वाले मांग रहे हैं, आपके पड़ोस के मंत्री कह रहे हैं कि थाने के जो अधिकारी हैं वो मंत्री लेते, तो फिर ऐसे जो भ्रष्टाचार वाले जो पुलिस वाले मिल जाएंगे तो कैसे रोक नहीं, पाएंगे? मैंने कैबिनेट के अंदर साहब ने मैंने कैबिनेट में ये बोल दिया था हम परमानेंट कर्मचारी नहीं लेंगे। यदि कोई कर्मचारी में कोई गलती पाई तो तुरंत हम उसी दिन उसको वापसी कर देंगे। डेपुटेशन मतलब तो 3 साल के लिए आ गया तो पक्का हो गया, आ गया उसमें तो 3 साल में कलर झाड़ता है, मैं 3 साल के लिए गया हूँ, बिल्कुल नहीं। नहीं, उसके लिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि मेन हमने बॉर्डरों पर लगाने हैं। जैसे यूपी बॉर्डर है, माइनिंग होती है, जैसे यूपी है, राजस्थान है, ये 2 ऐसे पॉइंट हैं जिनसे ज़्यादा माइनिंग का काम जो इंटर स्टेट माइनिंग होगी दूसरे से जाती है, तो कोई हिमाचल से तो आ नहीं रही। ये तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान ये 2 स्टेट है, तो इसलिए हाँ जी, तो इसलिए तो हमने किया। तो मैं दोबारा फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।